फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीए मास मीडिया एंट्रेंस के सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट कैसा आता है या फिर कितना लंबा आंसर जो है उसमें लिखना होता है, कितने पेजेस का। तो आज हम इस चीज़ को ही बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी और उनके आंसर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने की भी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले जो एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, शायद आपको पता भी हो, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगी कि जामिया का जो एंट्रेंस है मास मीडिया को, वो 27 अक्टूबर को है, ट्यूसडे के दिन। और यहाँ पर ये जो एंट्रेंस है वो 2:30 से शुरू होगा और 4 बजे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का ये एंट्रेंस पेपर है। तो आपके पास अब कोई बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अक्टूबर मंथ वैसे भी आधा निकल ही चुका है, तो ऑलमोस्ट 20 डेज़ आज से अगर मैं कहूँ तो बचे हैं। और एक दिन और अगर ट्रैवल अगर का लगा लें तो फिर खाली 18 डेज़ आपके पास बचे हैं। तो आप लोगों ने अगर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब एंट्रेंस पेपर आता कैसा है। ये 2017 का पेपर है, सब्जेक्टिव पार्ट बी, जिसमें 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर 30 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, भारत चीन के आपसी संबंधों पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब यहाँ पर 6 नंबर के इस प्रश्न के लिए मेरे हिसाब से 250 शब्दों का जो उत्तर है वो एकदम ठीक रहेगा। 250 से आप 300 भी कर सकते हैं, और वहीं 200 से 250 का भी आप आंसर लिख सकते हैं। 250 शब्दों को यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ, पेजेस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत कम शब्दों में पेज को भर देते हैं। तो इसलिए शब्दों को अगर हम ध्यान में रखकर चलेंगे तो एक अच्छा और आंसर आप लिख पाएंगे। साथ ही अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ नहीं है, तेज़ है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा और लंबा आंसर लिख कर आइए। लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ नहीं है तो आप कम लिख कर आइए, कोई बात नहीं, एक पेज का आंसर लिख कर आइए, लेकिन अपने पॉइंट्स इतने स्ट्रॉन्ग रखिए, जो बात आप लिख रहे हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और बिल्कुल सच होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए कि एग्जामिनर उनको पढ़ते ही इम्प्रेस हो जाए। तो फिर आपका काम जो है वो कम शब्दों में भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े से इंट्रो के साथ, जैसे कि भारत चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व के 2 उभरती शक्तियां हैं। दोनों के बीच लंबी सीमा रेखा है। इन दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ है। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना था, क्योंकि उस समय संसार में अपनी तरह की यही 2 विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वर्ष 1949 में नए चीन की स्थापना के बाद के अगले वर्ष भारत ने चीन के साथ राजनीतिक संबंध भी स्थापित किए। इस तरह भारत चीन लोक गणराज्य को मान्यता देने वाला प्रथम गैर समाजवादी देश बना। परंतु चीन ने मैत्री संबंधों को ताक पर रखकर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत की बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा करते हुए 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उस समय से दोनों देशों के संबंध आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने चीन से दोस्ती को हाथ आगे बढ़ाया, परंतु भारत को सफलता नहीं मिली, क्योंकि चीन ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अन्यायपूर्ण ढंग से पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन किया था। 23 सितंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का समझौता हो गया, अतः चीन के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। अब इसके बाद आप अपने हिसाब से अपने आंसर को बड़ा या छोटा करने के लिए अगर और हिस्ट्री यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद एक और हेडिंग डालकर आप ये भी लिख सकते हैं, मोदी सरकार भारत चीन संबंध, यानी कि मोदी सरकार के दौरान इन दोनों देशों के संबंध कैसे रहे। तो 2014 में नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो पूरा देश उनमें भारत के लिए कई संभावनाएं देख रहा था। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध को लेकर भी देश के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में काफ़ी प्रयास भी किए। इस कड़ी में सितंबर 2014 को चीन के राष्ट्रपति मोदी के निमंत्रण पर अहमदाबाद पहुंचे। जिस तरह मोदी ने उनकी आगवानी की, उससे लगा कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेगा। इस यात्रा के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग और रेलवे में सहयोग समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि उसी दौरान चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 1000 जवान पहाड़ी से जम्मू कश्मीर के चुमार क्षेत्र में घुस आए थे। भारत ने चीनी राष्ट्रपति के सामने यह मुद्दा उठाया, लेकिन अपनी तरफ से वार्ता में कोई खलल नहीं पड़ने दिया। 18 जून
साल 2017 को डोकलाम पर सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ और यह लगभग 73 दिनों तक चला। भारत, भूटान और चीन को मिलाने वाला बिंदु को भारत में डोकलाम, भूटान में डोकला और चीन में डोकलांग कहा जाता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर डोकलाम विवाद को ज़्यादा शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही आप फिर से गलवान घाटी में हुई झड़प ने किस तरह दोनों देश के बीच करवाहट पैदा कर दी है उसके बारे में भी बता सकते हैं। इसके अलावा सवाल जो है वो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत श्रीलंका के रिश्तों को लेकर भी आ सकता है, तो उसकी भी पूरी तैयारी कर कर चलें। दूसरा सवाल है अपने पसंदीदा अखबार की विशेषताएं लिखिए। ये भी 6 नंबर का है और इसकी शुरुआत भी हम अखबार के इतिहास से करेंगे कि कैसे दुनिया में अखबार आया, भारत में अखबार कैसे आया, पहला अखबार कौन सा था, कहाँ उसकी छपाई हुई, और उसके बाद अपने पसंदीदा अखबार के बारे में बताएंगे। वो कोई भी हो सकता है, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो किसी भी अखबार जो आपका फेवरेट है उसके बारे में आप लिखेंगे, उसके संपादक के बारे में लिखेंगे, उसके अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है वो आप बताएंगे, कब से आप उसे पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप उसके अंदर लिखेंगे। अब तीसरा सवाल है किसी आंखों देखी घटना का विवरण लिखिए। तो अगर आपने सच में कोई एक्सीडेंट देखा है तो फिर आप उसके बारे में लिख सकते हैं, और अगर आपने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं देखा है तो फिर अखबार में आप एक्सीडेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब जगहों से आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल गया होगा कि एक एक्सीडेंट जो हो जाता है तो वहाँ माहौल कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं। शुरुआत करने के लिए मैं आपको कुछ लाइनें बता रही हूँ, जैसे कि आज हमारे देश में वाहनों का उपयोग तेज़ी से किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वाहनों से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले रविवार की बात है, मैं और मेरा एक दोस्त सुबह सुबह सैर करने मॉल रोड पर गए। वहाँ बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे भी सैर करने आए हुए थे। जब से स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आने लगे हैं, अधिक से अधिक लोग प्रातः भ्रमण के लिए इन जगहों पर आने लगे हैं। रविवार होने के कारण भीड़ उस दिन कुछ अधिक थी। तभी मैंने वहाँ एक युवा दंपति को अपने छोटे बच्चे को बच्चा गाड़ी में बिठाकर सैर कराते देखा। अचानक लड़कियों के स्कूल की ओर से एक तांगा आता हुआ दिखाई पड़ा। उसमें 4 से 5 सवारियां बैठी थीं। बच्चा गाड़ी वाला दंपति ने तांगे से बचने के लिए सड़क पार करने की कोशिश करनी चाहिए। जब वह सड़क पार कर रहे थे तभी दूसरी तरफ से बड़ी तेज गति से आ रही कार उस तांगे से टकरा गई। तांगा चलाने वाला और 2 सवारियां बड़ी बुरी तरह घायल हो गए थे। बच्चा गाड़ी वाली स्त्री के हाथ से बच्चा गाड़ी छूट गई, किंतु इससे पूर्व कि वह बच्चे समेत तांगे और कार की टक्कर वाली जगह पर पहुंच पाती, मेरे साथी ने भागकर उसे संभाल लिया। कार चलाने वाले सज्जन को भी काफ़ी चोटें आई थी, पर उसकी कार को कोई खास क्षति नहीं पहुंची थी। मॉल रोड पर गश्त करने वाले पुलिस के 3-4 सिपाही तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गए। तो यहाँ पर आप इस आंसर को आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किसकी गलती है, प्रशासन की गलती है कि उसने खुलेआम ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग वॉक करने आते हैं उन लोगों को तेज़ गति में गाड़ी चलाने की जो छूट है वो दे रखी है, या जो भी यहाँ पर आप लिखना चाहें इस आंसर को जितना भी बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। चौथा जो सवाल है वो है किसी धारावाहिक अथवा फिल्म की समीक्षा लिखिए। तो यहाँ पर आप अपनी किसी भी पसंदीदा या फिर किसी भी फिल्म की समीक्षा या फिर किसी धारावाहिक की कर सकते हैं। कोई भी सीरियल आप देखते हैं या फिर कोई भी, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तो आप इसके बारे में इसकी पूरी जो समीक्षा है, इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, इसके जो उद्देश्य हैं वो सब आप बता सकते हैं। किसी फिल्म की, ऐसी भी कोई फिल्म जैसे कि दंगल हो गई, नीरजा हो गई, बहुत सारी फिल्में जो हैं उसके बारे में आप समीक्षा दे सकते हैं। के अंदर आपको फिल्म निर्देशक के बारे में, उसके कलाकारों के बारे में सब कुछ अच्छे से बताना है। जैसे कि मैंने जो थोड़ा सा लिखा है वो नीरजा मूवी के ऊपर लिखा है, तो मैं शुरू करती हूँ, आप देखिए उसे थोड़ा सा। हिंदी सिनेमा के दर्शक इन दिनों बायोपिक बेहद पसंद कर रहे हैं, इसलिए निर्माता निर्देशक इतिहास के पन्नों में से चरित्र ढूंढ ढूंढ कर जिन पर भी फिल्म बनाई जा सकती है बना रहे हैं। नीरजा भनोट ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया कि उन पर फिल्म तो बनती है। फिल्म निर्देशक राम माधवानी ने नीरजा और उनके जीवन की कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर नीरजा फिल्म बनाई है। किसी व्यक्ति विशेष पर फिल्म बनती है तो कहानी क्या होगी, कैसी होगी, दर्शकों को पहले से पता होता है और सारा खेल प्रस्तुतिकरण पर आ टिकता है ताकि दर्शक उन पलों को जी सकें। नीरजा भी उन पलों को बाखूबी महसूस कराता है जब एक विमान का अपहरण हो जाता है और फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा अपना हौसला न खोते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाती हैं। फिल्म की यह खूबी है कि शुरुआत के 15 से 20 मिनटों में ही यह बहुत सारी बातें उम्दा तरीके से सामने रख देती है। नीरजा का चुलबुलापन, सुपरस्टार राजेश खन्ना के प्रति दीवानगी,
अपनी जॉब से प्यार करने वाली और प्रेम के अंकुरित होते बीज के ज़रिए नीरजा का किरदार बाखूबी दर्शकों के दिमाग पर छा जाता है। अब इस तरह से आप आंसर को लंबा करने के लिए कहानी भी लिख सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको और इसके अंदर अच्छी लगी या क्या बदलाव इस फ़िल्म के अंदर लाए जा सकते थे जिससे ये और अच्छी हो जाती, वो आप लिख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पहले ही, इसलिए मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ रही हूँ। इसके बाद जो 5वां सवाल है वो है विज्ञापन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञापन के पहले आप थोड़ी-सी यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा इतिहास लिखिए या विज्ञापन होता क्या है? आसान शब्दों में 2-3 लाइनों में से समझा दीजिए बस। उसके बाद आप बताइए कि प्रभाव क्या पड़ता है? तो बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ख़ास तौर पर बच्चों को या फिर एडल्ट्स को टारगेट करने के लिए कुछ ऐसे विज्ञापन बनाए जाते हैं कि जिससे आकर्षित होकर जो बच्चे होते हैं वो तुरंत उस चीज़ को खरीदने पहुंच जाते हैं, जिससे इन कंपनियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ऑनलाइन डालकर देखिए, बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और अगर आपको नहीं मिल रही हैं किसी वजह से, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी समरा फातिमा 2205, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मुझे वहाँ पर मैसेज करें, मैं आपको ये सेंड कर दूँगी। इसके बाद अब बात करते हैं जो कि 10 नंबर के 3 प्रश्न यानी कि 30 मार्क्स के आएँगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है, किसी एफएम चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आप किसी भी एफएम चैनल के किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कार्यक्रम की विवेचना कर सकते हैं जो भी आप देखते हो। इसके बाद दूसरा जो सवाल है वो है, एक अच्छे पत्रकार में आप किन किन गुणों की उम्मीद करते हैं, बताइए। तो साफ तौर पर यहाँ पर एक पत्रकार के गुणों के बारे में पूछा है। और अब जब आप खुद एक पत्रकार बनने जा रहे हैं, इस कोर्स को आप कर रहे हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एक पत्रकार को कैसा होना चाहिए। इसका आंसर तो वैसे आपको खुद ही अपने आप लिखना चाहिए कि एक आप अच्छे पत्रकार को कैसे सोचते हैं, कैसे आप चाहते हैं कि एक अच्छा पत्रकार हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स दे दूँगी, आप उनको हेडिंग्स बनाकर वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि एक अच्छे पत्रकार की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करे, यानी कि वो किसी का भी पक्ष ना ले, बिल्कुल निष्पक्ष होकर कोई भी बात जनता के सामने रखे। एक पत्रकार जनता तक सूचना पहुंचाता है, वह अपनी कोई राय नहीं देता, वो लोगों की राय लोगों तक पहुंचाता है, सरकार की नीतियों को वो जनता तक सरल शब्दों में पहुंचाता है। समाज में एक पत्रकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वह गलत तथ्य प्रस्तुत कर देता है तो इससे समाज को काफ़ी हानि पहुंच सकती है। एक रिपोर्टर को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, अफवाहों को फैलने से उसको रोकना चाहिए, ना कि वो झूठी खबरों को फैलाए, बल्कि जो अफवाहें फैल रही हैं उनको भी रोकने की कोशिश करे, वो हमेशा जनता तक सही खबर पहुंचाए। तो इस तरह के बहुत सारे गुण हैं जो एक रिपोर्टर में होने चाहिए और आप चाहते हैं कि हों, तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए 1.5 से 2 पेजेस में। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यूपी विधानसभा चुनाव 2017 का विश्लेषण कीजिए। क्योंकि ये पेपर 2017 का है तो यहाँ पर यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा गया है। लेकिन क्योंकि अब आप 2020 में पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर सवाल आ सकता है, दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव 2020 का विश्लेषण कीजिए। एक आप आंसर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जैसे कि शुरू में एक सवाल पूछा गया था, किसी धारावाहिक या फिल्म की समीक्षा कीजिए, तो वहाँ पर एक सवाल ये भी आ सकता है कि किसी वेब सीरीज़ की समीक्षा कीजिए। क्योंकि जिस तरह से हाल में वेब सीरीज़ का क्रेज़ बढ़ा है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस बार वेब सीरीज़ के बारे में ही पूछ लें। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, समरा फातिमा 2205 पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए।